हेलो डियर फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे 12th फिजिक्स का ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक पढ़ा था आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसका दूसरा नाम होता है वर्क फंक्शन और उसको आपने लिखा था फाई नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम लिखते हैं न्यू नॉट, यानी कि कार्यफलन या जिसको हम बोलते हैं दहली ऊर्जा, कार्यफलन या दहली ऊर्जा। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था दहली आवर्ती यानी कि न्यू नॉट। यहां हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले आगे का जो हम अभी पढ़ेंगे इसके लिए आपको जो मेरा जो सेकंड लेक्चर है वो आपको एक बार देखना होगा। ठीक है, और अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको एक बार ये रिलेशन याद रखना होगा। क्या रिलेशन? फाई नॉट और न्यू नॉट के बीच में हमारा रिलेशन आया था ये इस तरह से कि फाई नॉट इक्वल टू मिला था आपको एच न्यू नॉट, राइट। फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है, या जिसको हमने लिखा था आगे एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ये लिखा था। फाई नॉट यानी कि दहली ऊर्जा या कार्यफलन, न्यू नॉट दहली आवर्ती एंड लैम्डा नॉट इज दहली तरंगदैर्ध्य, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, एच को आप यहां पे बोलते हो प्लांक कांस्टेंट। एच को हमने क्या बोला था यहां पे? प्लांक कांस्टेंट, या फिर से लिख रहा हूं मैं एच इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है। क्या थी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू? ये वैल्यू थी एच इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास h की वैल्यू थी। यहां जो c लिखा है c को आपने यहां पर बोला था स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, विकिरण की चाल, फोटोन की चाल। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू थी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक रिलेशन आया था। और फिर से सुन लीजिए एक बार, दहली ऊर्जा या कार्यफलन फाई नॉट, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था, मैं बार बार वापस रिवाइज कर रहा हूं कि किसी भी सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, न्यूक्लियस से जो नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ होता है, उस नाभिक से चंगुल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है कम से कम जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसी को हम बोलते हैं फाई नॉट। और जितनी कम से कम आवर्ती चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, जितनी कम से कम आवर्ती मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम यहां पे बोलते हैं न्यू नॉट। ठीक है, एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना और इस पर बेस्ड आपने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, याद रहे फाई नॉट की मैंने आपको ऐसा यूनिट क्या बनाया, क्योंकि एनर्जी है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसकी यूनिट आपने क्या लिखी थी? इसकी यूनिट हमने लिखी थी, ऐसा यूनिट थी जूल, बट हम नॉर्मली इस चैप्टर में क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में आपने एक रिलेशन लिखा था, वो भी आपको याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 जूल, राइट। अब ध्यान दो, यहां पर जो हमने लैम्डा नॉट लिखा है, नॉट के यहां पे 3 वर्ड आ रहे। फर्स्ट इज फाई नॉट। फाई नॉट को आपने यहां लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यू नॉट को आपने लिखा है यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट को आपने यहां पर लिखा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हम यहां पर बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। अब यहां से लैम्डा आपको याद हो, फिर से जान दो, लैम्डा हमारे पास क्या चीज होती है? लैम्डा जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य। जब कोई वेव, ये इस तरह से एक वेव बनाते हैं, ये वेव जो अपना 1 साइकिल कंप्लीट करती है, एक चक्र 1 साइकिल कंप्लीट करती है, तो उसमें जितनी डिस्टेंस कवर करती है, देखिए यहां से यहां हाफ साइकिल, देन अगेन हाफ साइकिल, तो हाफ और हाफ कितना हो गया? 1 साइकिल।
एक चक्र में जितना ये डिस्टेंस कवर करिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं, लैम्डा। और लैम्डा पैरामीटर जो होता है ये ओनली फॉर वेव का ही होता है। किसका होता है, वेव का। अगर कहीं लैम्डा नाम आ रहा है तो आपको ये मान के चलना है कि आप कहीं ना कहीं वेव से रिलेटेड हो, वेव से आप हो रिलेटेड, ठीक है, ये लैम्डा। अब अगर आपको बोले कि इस लैम्डा का यूनिट क्या, मैं यूनिट के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप बोर्ड से या किसी कंपटीशन की तैयारी करो तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स से इसका मतलब न्यूमेरिकल है, और इसमें बहुत ही सिंपल आपको फॉर्मूला याद होता है, लेकिन बच्चा फिर भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाता है। उसमें दिक्कत जो आती है उसको, वो कन्वर्जन में आती है। लैम्डा की वैल्यू किसी और में दी हुई है, आप इसको किस में चेंज करोगे, क्या करोगे, इस कारण मैं इसकी यूनिट के बारे में बता रहा हूं। लैम्डा का ऐसा यूनिट होता है क्योंकि डिस्टेंस है, दूरी है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर। इसका मतलब है हम यहां पे लिखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, ये होती है हमारे पास मीटर। लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। लेकिन हम यहां पर मीटर यूज करते भी है, लेकिन हमारे पास एक और यूनिट यूज की जाएगी यहां पे, ठीक है, और वो यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। राइट, याद रखना क्या, एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा एक और यूनिट भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नैनोमीटर। तो दो यूनिट याद रखना, क्या लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इज एंगस्ट्रॉम एंड सेकेंड इज नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर, इनके बीच का रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार के लिए मैं यहां से मिटा रहा हूं, चलो यही लिख रहा हूं इतना। जैसे यहां पे इसके यूनिट मीटर में, ऐसा यूनिट मीटर है, हम यहां पे क्या यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। इनका देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए चेंज कैसे करते हैं, जैसे याद रहे आपको क्वेश्चन में जिस तरह से जरूरत पड़ेगी आपको वैसे इसमें चेंजेस करना है। जैसे मान लिया अगर आपको एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है, याद हो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में चेंज होना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो इस क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीपल, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करोगे देन मल्टीपल बाई 10 की पावर माइनस 10, मल्टीपल करोगे 10 की पावर माइनस 10 से, ठीक। और अगर मीटर को आप एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे, मीटर को एंगस्ट्रॉम, तो आप ऐसे लिख सकते हो डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 10। अब ये आपका नॉलेज, आप इसको और भी क्या लिख सकते हो, या तो करोगे डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 10, अदरवाइज मल्टीपल बाई 10 की पावर 10, क्योंकि डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 10, ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसका कन्वर्जन जो है थोड़ा सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और चीज, जैसे इसको एग्जांपल अगर हम ये समझे कि एक लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि लाइट जो होती है, लाइट का जो वेवलेंथ जो होता है वो आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ आएगा, ठीक है। अब अगर आपको कहीं सवाल के अंदर उसको मीटर में चेंज करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, तो यहां देखो एंगस्ट्रॉम है, सपोज दैट आपको इसको मीटर में चेंज करना है, तो ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे, मल्टीपल। तो आप क्या करोगे, किससे करोगे, तो 5000 दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है, मल्टीपल, ये मल्टीपल क्या 10 की पावर माइनस 10, और ये आपका आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि हमने एंगस्ट्रॉम को इसमें चेंज कर दिया मीटर में। इसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली, ये 10 की पावर 3 है 1000 एंड 10 की पावर माइनस 10, तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 7, आंसर हमारे पास आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज करना है। जैसे मैंने एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया तो कहीं आपको मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए आप मल्टीपल करोगे 10 की पावर 10, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीपल करोगे 10 की पावर माइनस 10, राइट। ऐसे ही अब ध्यान दो, यहां पे हमारे पास फाई नॉट का ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान दीजिए, फाई नॉट का ये वाला,
आपने यहां पर लिखा है फाई नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये लिखा है। ये फॉर्मूला हमारे कई जगह काम आएगा, ठीक है। कैसे इसका न्यूमेरिकल हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें h की वैल्यू पता है, h, क्योंकि देखो अगर इसका कोई न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले में आता है तो आपको या तो क्वेश्चन में फाई नॉट पूछेंगे या फिर क्या पूछेंगे, लैम्डा नॉट, यानी कि या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये तो दोनों पूछ नहीं सकते, क्यों, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। इस कारण क्या होता है, इन दोनों में से अगर कोई चीज पूछते हैं आपको क्वेश्चन में तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर ध्यान दो, h की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं फिर से 6.62 10 की पावर माइनस 34 इंटू c हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये लिखा मैंने 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन यहां क्या लिखा, लैम्डा नॉट। अब अगर मान लिया किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फाई नॉट फाइंड करना है और लैम्डा नॉट दिया हुआ है, गिवन है आपको, ठीक है, तो हमें हर बार h और c का मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि एच सी तो आएगा, ऊपर आएगा एच सी। तो क्यों ना हम h और c को पहले ही मल्टीपल कर लें, पहले एक फिक्स वैल्यू कर लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या होती है, इसको मैं यहां पर जब सॉल्व करते हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहां पे ये लिखेंगे कि फाई नॉट इक्वल टू 12,400, यस, क्या क्या लिखा मैंने, 12,400, 12,400 अपॉन में हम यहां पे लिखेंगे लैम्डा नॉट, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। याद रहे, अब आगे क्या चीज याद रखनी है आपको, मैंने इन दोनों का मल्टीपल किया तो ये वैल्यू है। आप देखो इसमें ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, हालांकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, लेकिन अगर आप इसका न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो आपका इसका कोई भी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको गलत नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट, ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है, ये बात ध्यान रखना, इसको ध्यान से गौर से सुनना। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपको क्वेश्चन के अंदर जो लैम्डा नॉट दिया हुआ है, लैम्डा नॉट दिया हुआ है वो एंगस्ट्रम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रम में। अगर वो एंगस्ट्रम में नहीं है, मतलब इसमें होना चाहिए एंगस्ट्रम के अंदर, इसमें एंगस्ट्रम में। अगर वो एंगस्ट्रम में नहीं है तो आप जिस भी यूनिट में दिया हुआ है, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, तो आपको उसको एंगस्ट्रम में चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो। और अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन के अंदर जो है वो एंगस्ट्रम में दिया हुआ आता है, नहीं आता है तो भी आप एंगस्ट्रम में उसको इजीली चेंज भी कर सकते हैं। एक दो सवाल करोगे तो आपको विदाउट कुछ कैलकुलेशन के अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ये जो लैम्डा नॉट है ये आपका होना चाहिए यहां पर एंगस्ट्रम के अंदर। किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रम। अब हमने क्या फाइंड किया है, हमने फाइंड किया फाई नॉट। क्या फाइंड किया है, फाई नॉट। अब फाई नॉट होता क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमने पढ़ा है एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। लेकिन याद रहे हमारे पास अब ये जो आंसर आएगा फाई नॉट का, ये आंसर आपको जूल में नहीं मिलेगा, ये आंसर आपको जूल में नहीं मिलेगा। तो ये आंसर किस में आएगा, ये आंसर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस, ये आंसर आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहे फिर से, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, फाइंड करना है। और आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और वो आपको किस में दिया होना चाहिए, एंगस्ट्रम में होना चाहिए, ठीक है। तब आप फाई नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा फॉर्मूला आंख बंद करके लगाओगे, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट होना चाहिए एंगस्ट्रम में, आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। इसका अगर हम और थोड़ा सा देखें तो ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं एक और फॉर्मेट लिख रहा हूं आपके पास यहां से, कि फाई नॉट इक्वल टू क्या लिखा आपने,
12,400 अपॉन यहां पर लिखा आपने लैम्डा नॉट, 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। और ये आपने लिखा है कि ये जो लैम्डा नॉट है ये आपको क्वेश्चन में होना चाहिए किसमें, एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम होना चाहिए। आंसर किसमें आएगा, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक, एक और चीज है, अगर आपको ये लैम्डा नॉट जो है अगर ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, नैनोमीटर भी एक डिस्टेंस का यूनिट होता है, अगर नैनोमीटर में आ रहा है कौन, लैम्डा नॉट, तो आप क्या करो, यहां से एक जीरो को हटा लो, एक जीरो को रिमूव कर दो, हमारे पास ये हो जाएगा 1240, 12400 है, ये क्या हो जाएगा 1240। और ये जो यहां लैम्डा नॉट है, मैंने क्या कहा, ये कब यूज करोगे, जब लैम्डा नॉट किसमें होना चाहिए, नैनोमीटर, किसमें, नैनोमीटर, यहां लिखा ये होना चाहिए नैनोमीटर। अभी भी आपका आंसर जो आएगा वो आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 12,400 अपॉन एंगस्ट लैम्डा नॉट किसमें, एंगस्ट्रम, और 1240 1240 लैम्डा नॉट किसमें, नैनोमीटर। ठीक है, दोनों में ही आंसर आपका किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड अगर हम कोई न्यूमेरिकल अगर पढ़े समझे इसको, तो देखो किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिखा, लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहां लिख सकते हैं आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, हिंदी में लिखे तो हम इसको बोल सकते हैं प्रकाश का देहली तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का देहली तरंगदैर्ध्य। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज दैट मान लिया 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, और आपको पूछा वो जो लाइट आ रही है, जो वर्क फंक्शन होगा मेटल के लिए, वो फाइ नॉट की वैल्यू क्या होगी, फाइ नॉट की वैल्यू क्या होगी, फाइ नॉट पूछा है। और वेवलेंथ लाइट का कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो उस मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उस मेटल की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी। तो अब आपको ध्यान दो, वेवलेंथ दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइ नॉट। तो सीधा फॉर्मूला आप यूज करिए ये वाला। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो क्या लिखा देखो 12400। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब लैम्डा नॉट किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम। तो हमें वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000। ठीक है, और याद रहे जब ये एंगस्ट्रॉम में दिया होता है तो हमारे पास आंसर किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। राइट, इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंपल से इस तरह से आंसर आ गया कि फाइ नॉट इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको पूछता नहीं, अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि एक ये जो सरफेस है, इसको आप समझना, ये आपके लास्ट वीडियो का नॉलेज भी यहां काम आएगा। ये मान लिया सीजियम है, क्या है सीजियम, और सीजियम के ऊपर आपने ये लाइट गिराई, ये लाइट गिराई, और इस लाइट का वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, ये इसका मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मिनट, कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप बताइए क्या होगा, कि इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइ नॉट, फाइ नॉट। और सीजियम के लिए फाइ नॉट कितना होता है, सीजियम के लिए फाइ नॉट कितना होता है, सीजियम के लिए फाइ नॉट होता है 2.1
लिखा था आपने 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अब अगर ये लाइट जो गिरी है, अगर इसके पास एनर्जी इससे ज्यादा है तब तो इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर इसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास एनर्जी अभी कितनी आएगी, 3.1 ही आएगी। तो ये लाइट जो है 3.1 एनर्जी की है, ठीक है। और इसका वर्क फंक्शन 2.14 है, ये ज्यादा है ये कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये वर्क। अब आगे नेक्स्ट मुझे नहीं, आप तो ये बताएं कि ये वैल्यू जूल में कितनी होगी। अगर जूल में पूछ रहा है, जूल में अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन जूल में फाइंड करो, हमें किस में आंसर आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर जूल में पूछ रहा है तो आपको पहले इसी तरह इसी फॉर्मूले से सिंपल सा यहाँ से वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आप इसको जूल में चेंज करो। जूल में कैसे चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए मैंने कहा था आपको करना है क्या, मल्टीपल। इस क्वांटिटी से, इस राशि से आपको मल्टीपल करना। तो क्या हो जाएगा देखो, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इससे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये किस में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आगे इसमें बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ध्यान दो कि एक लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है, उस लाइट का वेवलेंथ जो है लैम्डा नॉट मान लो, उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। क्या दिया आपको, 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, ठीक है। और आपको पूछा है कि उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो सरफेस को कितना रिक्वायरमेंट एनर्जी चाहिए, यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू, फाई नॉट की वैल्यू आपको पूछी है। लैम्डा नॉट आपको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, और आपको पूछा है कि फाई नॉट कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर आप सोच रहे हो कि फाई नॉट और लैम्डा नॉट ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको पता है कि लैम्डा नॉट होना किसमें चाहिए, एंगस्ट्रम, बट आपको यहां पर किसमें दिया हुआ है, मीटर में। तो आप क्या करोगे, इस मीटर को किसमें चेंज करोगे, एंगस्ट्रम में। और मीटर को अभी मैंने यहां लिखा भी था कि मीटर को एंगस्ट्रम में चेंज करने के लिए आप मल्टीपल करोगे 10⁻10 से, यस, मल्टीपल करोगे 10⁻10 से। तो मैंने यहां पर इसको चेंज किया, तो ये वैल्यू आपके पास आई 6 इंटू 10⁻⁷, ये दिया हुआ। इसको आपको एंगस्ट्रम में चेंज करना है, तो मल्टीपल बाई 10⁻10, और ये वैल्यू हमारे पास किसमें आ गई, एंगस्ट्रम में आ गई, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 6 इंटू 10⁻⁷ और प्लस का 10, तो 10⁻3 प्लस की 10⁻3 मतलब 1000 इंटू 6, तो कितना हो गया, 6000 एंगस्ट्रम। हमने लिखा है ये हमारे पास लैम्डा नॉट जो है वो आया 6000 एंगस्ट्रम। अब देखो लैम्डा किस में चेंज हो गया, एंगस्ट्रम में चेंज हो गया। अब वैल्यू किस में फाइंड करनी है, आपको फाई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये लगाओ, यहाँ से फाई नॉट इक्वल टू हो गया देखो 12400 अपॉन लैम्डा नॉट होना चाहिए किसमें, एंगस्ट्रम। तो लैम्डा नॉट देखो मीटर में था, एंगस्ट्रम में चेंज कर दिया, ये हो गया आपके पास 6000। आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा होगा। यहां से ये आप कैंसिल करते हो तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी देखो 12.4 अपॉन 6, दिस इज 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस मेटल के लिए 6000 एंगस्ट्रम की लाइट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही थी, उस मेटल के लिए वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब अगर आपको पूछे कि नहीं वैल्यू जूल में फाइंड करो, तो फिर से हम फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में चेंज करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए हम मल्टीपल करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। यहां तक हमने अभी पढ़ा है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए, और भी आगे हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टेड मजेदार टॉपिक है, ठीक है। और कहे तो सुनने में ऐसा भी लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसकी कहते हैं ना गहराई में जाते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि किसी जमाने में इसी टॉपिक ने पूरी पुरानी फिजिक्स को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, फेल कर दिया था, ठीक है। वो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको समझने से पहले एक चीज पहले आपको थोड़ा हिस्ट्रिकल नॉलेज बताते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूले आते हैं, जो इसके फैक्ट, जो फॉर्मूले वगैरह जो भी आते हैं वो आपको याद रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका फैक्ट है ये क्या चीज है, ठीक है, ये आपको समझना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या चीज होती है, सबसे पहले हम अगर लाइट के बारे में बात करें, क्योंकि पूरा टॉपिक हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। लाइट जो है, लाइट के बारे में हम जब किसी साइंटिस्ट ने या किसी ने भी लाइट के बारे में अगर कुछ बताया तो एक नई चीज आती है सामने, जिससे हम क्या होते हैं, पजल होते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर रहा है, क्या चीज है, ठीक है। ऐसे ही लाइट के बारे में 19वीं सदी के अंत तक, 19 से पहले खूब सारे साइंटिस्ट ने, न्यूटन से लेके हाइजेन, मैक्सवेल, हर्ट्ज, ऐसे खूब सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट के बारे में डिस्कवरी की, और लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट आया कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर की होती है। कौन सा नेचर होता है उसका, वेव। लाइट जो है वो इस वेव नेचर की होती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में वो आगे बढ़ती है, तरंग होती है लाइट, तरंग उसकी नेचर होती है, और तरंगाग्र के रूप में वो आगे बढ़ती है। ये हमने लाइट के बारे में 1900 से पहले पढ़ा था, ठीक है, 19वीं सदी के अंदर, ठीक है, 1900 से पहले। अब लास्ट में लगभग 1880-90 के आसपास ये सब कुछ प्रूव हो चुका था, लाइट के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो चुका था कि जो लाइट आती है, जो रेडिएशन आता है, वो वेव फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है, तरंग के रूप में होती है, ठीक है। उसी कंडीशन में विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपने नाम सुना होगा, जिसमें हम बोलते हैं रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अवरक तरंगे, विजिबल रेज जो हमें दिखाई देती है, दृश्य तरंगे जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी तरंगे, एक्सरे एंड गामा रेज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन सब के बारे में, क्योंकि इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है, तो इनके बारे में क्या है कि खूब सारे इनके नए नए फॉर्मेट सामने आ रहे थे, क्योंकि सारी लाइट ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सबकी फॉर्मेट एक ही मिला कि उनकी नेचर जो होती है वो कैसी होती है, वेव की फॉर्म होती है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में सब स्टडी कर रहे थे उस जमाने में, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था, हर्ट्ज, याद रखना, हर्ट्ज। हर्ट्ज जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर माइक्रोवेव की डिस्कवरी की थी, ठीक है। हर्ट्ज, इसने जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब एक प्रयोग कर रहे थे, तब उन्हें ऐसा मालूम पड़ा, ये संजोग की मान लो आप, वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एक वेव होती है, क्या होती है, वेव ही होती है, ठीक है। लेकिन उन्हें ये मालूम पड़ा उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, सेम एक्सपेरिमेंट के अंदर ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट होती है वो वेव नहीं होती है, वो पार्टिकल होती है। क्या होती है, सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव नहीं होती है, वो क्या होती है, पार्टिकल भी होती है।
ये उसी एक्सपेरिमेंट में उसको एक, ये मान लो कि एक संयोग था, प्रयोग करा था लेकिन संयोग बन गया। क्या संयोग बन गया कि वेव के साथ साथ ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कैसी होती है, पार्टिकल नेचर की भी होती है। लेकिन किसी ने सुनी नहीं उस समय, क्योंकि उस समय तक मैक्सवेल का बहुत बड़ा दबदबा था। मैक्सवेल ने, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी की थी, उसका वहां पे बहुत बड़ा दबदबा था। उसका वहां पे बहुत ही ज्यादा दबदबा था मैक्सवेल का। ठीक है, अब कुछ समय के बाद जैसे हम आगे बढ़ते गए तो एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका आपने नाम सुना है, आइंस्टीन। क्या? आइंस्टीन। ये बात है 1900 से स्टार्टिंग में, 1901, 2 से लेके और 5 तक। ठीक है, 1905। ठीक है, इस साल आइंस्टीन ने यह बताया कि हम जो लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हो कि वेव नेचर होती है, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ये वेव नेचर होती है तो आप लाइट का एक जो फिनोमेना है उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। वो फिनोमेना क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिनोमेना। ठीक है, अगर ये फिनोमेना लाइट ने अगर प्रूव कर दिया तब तो वेव नेचर रहेगी। लेकिन वेव नेचर से हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव ही नहीं कर पाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक लाइन में मैं बता रहा हूं कि ये कोई सरफेस है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वही वापस पढ़ रहे हैं। इस सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने इसके ऊपर लाइट गिराई और यहां से क्या बाहर निकल गए? इलेक्ट्रॉन। हम ये पढ़ रहे थे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है, इसमें अभी पढ़ेंगे, फुल पढ़ेंगे, इसके ब्रीफली पढ़ेंगे इसको। लेकिन आपको ये तो पता है कि एक रेडिएशन गिरेगी और इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? इमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है, हमने लाइट को हमेशा एक ही नेचर से देखा था 1900 से पहले कि लाइट वेव की फॉर्म होती है। अगर लाइट ऐसे वेव की फॉर्म में आती है, इस तरह से आती है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती। इसका मतलब है फिर ये क्या चीज होगी? तो इससे चीज यहां प्रूव, ये इससे यहां मालूम पड़ता है कि आइंस्टीन ने जो हम आज तक जो 1900 इससे पहले आज तक जो आपने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट वेव फॉर्म होती है, लाइट वेव फॉर्म होती है, वो सारे के सारे जो भी तथ्य थे, जो भी फैक्ट थे, उनको एक कोर्ट में ले जा करके और उसको कैटेगरी में खड़ा कर दिया। आज तक हमने जो पढ़ा वो सारा का सारा गलत था। कैसा था? ऐसा भी नहीं था। हाँ, ये जरूरी है कि लाइट का जो वेव फॉर्मेट होता है वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव नहीं कर पाया, इसको नहीं समझा पाया, ये अलग बात है। ठीक है, इससे ये मालूम पड़ा कि आइंस्टीन ने बताया कि लाइट जो होती है वो वेव के साथ साथ एक और चीज होती है, एक और नेचर होती है उसकी। वो कभी कभी उस नेचर का भी बिहेव करती है, और उस नेचर को हमने क्या नाम दिया था, जो हमारा टॉपिक है, उसको हमने बोला पार्टिकल नेचर। क्या बोला? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब है कि ये लाइट जो है ये वेव फॉर्मेट होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लाइट, ये रेडिएशन जो होती है, वेव के साथ साथ कुछ ऐसे फिनोमेनाज होते हैं जिसके अंदर वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। उसका नेचर कैसा होता है? पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इससे हमें यहां से एक चीज मालूम पड़ती है कि लाइट की, रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो नेचर होती है, ड्यूल नेचर होता है। फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकेंड इज पार्टिकल नेचर। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर के अंदर लाइट को, रेडिएशन को क्या मान के चले? हम वेव मान के चले कि हम उसको पार्टिकल मान के चले? तो हमारा आंसर होगा कि हम उसको क्या मान के चलेंगे? पार्टिकल। क्या मानेंगे? पार्टिकल। तो और लाइट का ये जो पार्टिकल होता है, अगर हम बोला कि लाइट का पार्टिकल है, ये लाइट पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है,
और लाइट के पार्टिकल फॉर्म को हमने एक नाम दिया जो मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा नाम है, दिस इज कॉल्ड फोटॉन। क्या बोलते हैं उसको? फोटॉन। फोटॉन, फोटॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर हम ये बोलेंगे कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म है, तो लाइट का जो पार्टिकल फॉर्मेट होता है उसका हम यहां पे क्या नाम बोलेंगे? फोटॉन, फोटॉन, ठीक है। जैसे जो भी पार्ट, इलेक्ट्रॉन ऑन, प्रोटॉन ऑन, न्यूट्रॉन ऑन, ऐसे ही फोटॉन। फोटो का मतलब लाइट, ऑन का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल हो गया। एक तरह से आपको ये याद रखना है कि फोटोन का मतलब हमारे पास क्या चीज हो गई? ये पार्टिकल नेचर हो गया, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको फिर से याद रखना है कि ये जो फोटोन है ये पार्टिकल नेचर होता है। लाइट जो होती है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये पूरा वेव की, लाइट की कौन सी नेचर पे बेस्ड होता है? हमारा आंसर होता है वो पार्टिकल नेचर बेस्ड होता है। तो वेव नेचर पे कौन से होते हैं? तो ये हमारे एक ऑप्टिक्स का एक अलग से टॉपिक है, फिर भी हम यहाँ पे इसको बता देंगे। वेव नेचर पे बेस्ड लाइट की जो फिनोमिना होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जिसको हम बोलते हैं व्यतिकरण, यस, डिफ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं विवर्तन, एंड एक और होता है पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों फिनोमिनाज होते हैं लाइट के, ये वेव नेचर पे बेस्ड होते हैं। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये सॉरी लाइट की कौन सी नेचर बेस्ड होता है? पार्टिकल नेचर पे, ठीक है। अब मैंने बताया कि पूरी फिजिक्स को 1900 से पहले पहले की जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स की जो पुरानी फिजिक्स जिसको बोलते हैं न्यूटन के जमाने की फिजिक्स, उस फिजिक्स को हम एक नाम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? याद रखना आप इसको। पुरानी जो फिजिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं इसको? चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक आइंस्टीन ने आकर के राजस्थानी भाषा में बोले तो पूरी फिजिक्स का उस जमाने के जो पूरा रायता फैला दिया। क्या कर दिया उसने? पूरा रायता फैला दिया, क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं, सबको फेल कर दिया। ये तो हमें बाद में बहुत 1940-45 के बाद में मालूम पड़ा, जब इंडिया आजाद हो रहा था। हमें तो उस समय मालूम पड़ा कि लाइट की डबल नेचर होती है। अदरवाइज यहां तक तो आइंस्टीन ने सबको ही फेल कर दिया कि लाइट की वेव नेचर होती नहीं है। कौन सी नेचर होती है? पार्टिकल होती है, ठीक है। अब ये जो चीज है, कहते हैं कुछ संजोग होते हैं, ठीक है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अब आइंस्टीन ने इसके बाद जब उसका दिमाग बहुत तेज हो गया, नाम हो गया आइंस्टीन का, क्योंकि उसने पूरी लाइट को, पूरी ऑप्टिक्स को ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि आप जो भी साइंटिस्ट थे जो पढ़ा, सब गलत पढ़ा रहे थे। और उसी कुछ सालों के बाद आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षतावाद का सिद्धांत। आइंस्टीन का फेमस, जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E=mc², ठीक है। लेकिन वो हमने पढ़ा E=mc², और यह भी हमें पता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। और आइंस्टीन को वो जो नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको याद रखना है कि उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षतावाद के सिद्धांत पर उसको नहीं मिला था, उसको मिला था इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए, इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, जो उसने बताया था कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। इसी के कारण आइंस्टीन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज 1922, आज से लगभग 100 साल पहले। आज 2020 है, ठीक है। 1920-22 के अंदर इसको, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। सब संजोग है, ठीक है। एक और चीज देखिए, हर्ट्ज, फिर से नाम ले रहा हूं, हर्ट्ज जब लाइट की वेव नेचर के बारे में बता रहा था, वेव नेचर के बारे में,
जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको ये मालूम पड़ा कि लाइट की नेचर कैसी होती है, पार्टिकल भी होती है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन बताया किसने था? हर्ट्ज ने बताया था। इस कारण हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी जो की थी, इसका जो खोज करता जो था, वो आपको याद रखना है कौन था? हर्ट्ज था। ठीक है। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, और आइंस्टीन को इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण नोबेल प्राइज मिला था। एक और चीज पढ़ी सुनिए आप, लाइट की वेव नेचर के बारे में जिसने सबसे ज्यादा बताया था वो साइंटिस्ट था मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल। मैक्सवेल, ठीक है। और मैक्सवेल जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी, मैक्सवेल जिसने ये बताया था कि लाइट जो है वेव नेचर होती है, जिसके कारण हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब कुछ प्रूव हो रहा था। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। और जिस साल मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल आइंस्टीन का बर्थ हुआ था, आइंस्टीन का जन्म हुआ था। सुन रहे हो ना? जिसने लाइट के बारे में सबसे ज्यादा बताया था वेव नेचर, वही मैक्सवेल, जो एक नेचर होती है लाइट की, वेव नेचर। जिस साल उसकी डेथ हुई थी, उसी साल आइंस्टीन का जन्म हुआ था। ये एक संजोग है। ठीक है, ऐसे कुछ हम इंटरेस्टेड चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।